पहला हिस्सा है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी। जब हम बोलते हैं कि 9 महीना 9 दिन का प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी के 1 to 70 डेज होते हैं। उसके बाद जीवन का पहला साल वो 365 दिन का, दूसरा साल 365 दिन, ऐसा कुल मिला के 1000 दिन होता है। और ये 1000 दिन की क्या अहमियत हमारी ज़िंदगी में है, ये हम आज यहाँ पर देखने जाने वाले हैं कि इन तीनों की अवस्था में माँ की केयर कैसी करनी चाहिए। ये सब हम आज या अगले प्रेजेंटेशन में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट, अभी ये सब्जेक्ट हमने क्यों चुना है, 1000 दिन के ऊपर हम इतना प्रेस क्यों कर रहे हैं, तो इसका इम्पोर्टेंस हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा अभी आपको पता है कि फाउंडेशन, कोई भी बिल्डिंग आपको बनानी है तो फाउंडेशन जरूरी है, फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको 20 माले की बिल्डिंग बनाना है तो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करना पड़ेगा। 2 माले की ही बिल्डिंग बनाना है तो फाउंडेशन छोटा रहेगा। अभी हमको सोचना है कि हमको 20 माले पे बिल्डिंग जैसा बच्चा बनाना है या अपने बच्चे को 2 माले की बिल्डिंग जैसा रखना है। इसमें फिजिकल ग्रोथ आया, मेंटल ग्रोथ आया, साइकोलॉजिकल, सोशल सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो फाउंडेशन ऑफ ये जो 1000 दिन में करना है, तो इसमें ये फाउंडेशन कहाँ से शुरू होगा, तो न्यूट्रिशन, डाइट, जो माँ खाएगी, जो बच्चा खाएगा 1000 दिन में, उससे ये पूरा ज़िंदगी का आगे का डेवलपमेंट हुआ। इसके लिए ये 1000 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें फ्यूचर का ग्रोथ यानी कि बच्चा कैसा बढ़ेगा ज़िंदगी में, कहाँ तक बढ़ेगा, फिजिकली कैसा बढ़ेगा, सोशली कैसा बढ़ेगा, साइकोलॉजिकली कैसा बढ़ेगा, इंटेलेक्चुअली कैसा बढ़ेगा। आपके बच्चे को आपको कितना इंटेलेक्चुअल बनाना है, उसका पूरा तैयारी 1000 दिन में हम कर सकते हैं। इसलिए ये 1000 दिन का इम्पोर्टेंट है। 80% ऑफ ग्रोथ अपने ब्रेन का 80% ये 1000 दिन में हो जाता है। जिंदगी में आपका ब्रेन 1.5 किलो का है, तो जब बच्चा पैदा होता है उसका वजन 2500 ग्राम के आसपास होता है। तो उसमें से कम 300 से 400 ग्राम उसका ब्रेन का वेट होता है। बाकी सब उसके बॉडी के पार्ट छोटे होते हैं, लेकिन ब्रेन बड़ा होता है। बचा हुआ ग्रेड उसका 30% वापिस आने वाले 2 साल में होता है। और पूरा अपना ज़िंदगी, पूरा सोसाइटी अपना इस पर डिपेंड होता है, ब्रेन। जो ब्रेन बताएगा ये हाथ काम करेगा, जो ब्रेन बताएगा पैर काम करेगा, दिमाग काम करेगा। इसलिए ब्रेन का जो 80% डेवलपमेंट पहले 2 साल में यानी कि पहले 1000 दिन में होता है। इसलिए हमको ये 1000 दिन पे बहुत ज़्यादा गौर करना है, बहुत इम्पोर्टेंट देना है। और जो केयर हम अब आगे देखेंगे अगली स्लाइड में, वो अगर माँ की और बच्चे की सेहत के लिए केयर किया जाए तो डेफिनेटली हमारे सोसाइटी का हर बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा, हाइट में अच्छा होगा, बॉडी वेट में अच्छा होगा। और इसके लिए आज हम ये देखने जा रहे हैं हाइट। अभी आपको असर भाई ने बताया कि हाइट कैसा बढ़ता है। समझो आज मेरा हाइट 5 फीट है, तो जब मैं 2 साल का था मेरा हाइट 5 फीट के आधा यानी कि 2.5 फीट ही था। अगर उस वक्त 1000 दिन के आखिरी 1000 दिन में या 2 साल से मेरे सेकंड बर्थडे पे मेरा हाइट अगर 3 फीट होता तो आज मेरा हाइट 3 के डबल 6 फीट होता। तो आपके बच्चा आपको कितना ऊंचा बनाना है, कितना सेहतमंद बनाना है। और एक बच्चे के बारे में हम सोचेंगे, हर एक बच्चा अगर कितना अच्छा होगा तो पूरा सोसाइटी, पूरा समाज का पूरा भवितव्य हम बदल सकते हैं, देश का भवितव्य बदल सकते हैं। इसके लिए 1000 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी का लॉन्ग टर्म हेल्थ, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, सोसाइटी कितनी हमारी सेहतमंद होगी,
कितनी इंटेलेक्चुअल होगी, कितना उसका प्रोग्रेस होगा, डेवलपमेंट होगा, ये पूरा 1000 दिन के ऊपर डिपेंड है। हमारे लाइफ में सैनिटेशन, सेफ वाटर, इम्प्रूव हाइजीन, बीमारियों के अगेंस्ट हमारा इम्यूनिटी, डिसीज और अल्टीमेटली डेथ, ये सब का जो शुरुआत होता है वो सब 1000 दिन में होता है। इसके लिए ये 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट डॉक्टर साहेब, हे प्रेझेंटेशन मध्ये खूप वेळ जाईल, तुमचं नेमकं काय म्हणणं आहे? 1000 के 3 पार्ट थे। गर्भावस्था पहला 90 into 3 to 70 डेज, 3 की महीने में क्या करना है, मदर की क्या केयर लेना है, ये हम यहाँ देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट, पहली 3 तिमाही में हर गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, और ये रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की जो नर्स होती है, ANM ऑक्सीजन नर्स मिडवाइफ, के पास करना है। इस रजिस्ट्रेशन के फायदे ये है कि उसका आगे का टीकाकरण, उसको गवर्नमेंट की जो स्कीम मिलने वाली वो स्कीम, उसका फायदा उसको मिलना, एंड उसको जो गोलियाँ दवाई देनी है, बार बार चेकअप करना है, इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन और उसका RCH नंबर एक आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नंबर, वो नंबर उसको मिलता है, और वो नंबर के ऊपर उसका पूरा सर्विसेज, उसके बच्चे का आगे का सर्विसेज उसको मिलता है। तो पहले 3 महीने रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको तुरंत गवर्नमेंट सिस्टम या कॉर्पोरेशन का सिस्टम से फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती है। पहले 3 महीने में ये फोलिक एसिड की गोलियाँ बहुत लेना जरूरी है। अगर ये फोलिक एसिड की गोलियाँ नहीं लेंगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, इसलिए ये फोलिक एसिड की गोली लेना बहुत जरूरी है। ओके, देने की जरूरत होती है। अगर हर प्रेग्नेंट वुमन को ये गोलियां नहीं मिलेगी तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है। इसके बाद टीडी का लस, टेटेनस और डिप्थीरिया, ये वैक्सीन टीकाकरण, इसके 2 डोज देने की जरूरत होती है, और ये 2 डोज ये रजिस्ट्रेशन के बाद ANM यानी कि कॉर्पोरेशन की नर्स अपने कैंप में हर महिला को लगवाती है। उसके बाद हेल्थ चेकअप कराना, खून प्रेशर की जांच, आहार की सलाह और पौष्टिक भोजन, इन सारी चीज़ों पर म्यूनिसिपैलिटी के, गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जो आपके नज़दीक का सेंटर है वो आपको सलाह देते हैं, उस महिला की चेकअप करते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसका चेकअप होता है, और चेकअप के बाद उसका जो भी इलाज करना चाहिए वो इलाज होता है। तो पहले तिमाही में फर्स्ट 90 डेज में ये केयर करना जरूरी है। दूसरे तिमाही में वापस हेल्थ चेकअप, क्योंकि ये 3 तिमाही में हमको कम से कम 4 से 5 बार वो गर्भवती महिला की चेकअप करने की जरूरत है, क्योंकि अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी ठीक से नहीं होती है, माँ को कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई संसर्ग जन्य बीमारी होती है, तो उसका इलाज किया जाता है। देन लोहो की गोलियाँ, पहले तिमाही में हमने देखा कि फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती है। लोहो की गोलियाँ फर्स्ट तिमाही में नहीं देना है, वो सेकंड तिमाही से चालू करना है। तो ये गोलियाँ भी नर्स की तरफ से मुफ्त में दी जाती है, हेल्थ सेंटर की तरफ से मुफ्त में दी जाती है। ये लोहो यानी कि आयरन टैबलेट्स, बच्चे का खून बढ़ने के लिए, माँ का खून का हीमोग्लोबिन, माँ का खून शरीर में बढ़ने के लिए, और बच्चा का डेवलपमेंट अच्छा हो, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसके साथ कैल्शियम की गोलियाँ है। दोपहर में कितना रेस्ट करना चाहिए, विश्राम देना चाहिए, आराम करना चाहिए माँ ने, ये बताया जाता है। लेकिन ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे के सेहत के ऊपर बुरी असर पड़ती है, कभी कभी अबॉर्शन तक भी मामला जाता है, इसलिए हमको नहीं करना है। अच्छी किताबें पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ कितना बड़ा बच्चा बनेगा, हाइट कितना होगा, वेट कितना होगा, उतना ही सोचते हैं। लेकिन बच्चे का इंटेलेक्चुअलिटी, साइको सोशल, उसका डेवलपमेंट देखना है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर करना है, बच्चा अच्छे संस्कार का निर्माण हो, इसके लिए
हमको अगर देखना है तो अच्छी किताब है ये प्रेगनेंसी में सेकंड तिमाही से माँ ने पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट देन डाइट, न्यूट्रिशन के बारे में हमने देखा कि जो माँ खाएगी वही बच्चे को मिलने वाला है और उससे ही बच्चे की सेहत बढ़ने वाली है, इसलिए अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिन में 4 बार माँ को खाना है, क्योंकि 3 बार खुद के लिए और 1 बार जो ज़्यादा खाएगी उसमें से वो पूरा बच्चे को मिलने वाला है। हरी सब्जियाँ, फल, अंडा, मटन, मच्छी, दूध और दूध से बने पदार्थ, मैदा, ये सब हर माँ ने खाना है प्रेगनेंसी में। अभी क्या नहीं खाना है ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैदा से बने पदार्थ, बने पकवान, जंक फूड, जो होटल में जो डाइट आजकल पाव भाजी वगैरह ये जो चलता है, ये प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में माँ ने नहीं खाना है, क्योंकि उसका पूरा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। उससे ठीक से प्रोटीन नहीं मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, बच्चे को एनर्जी ठीक से नहीं मिलती है, क्योंकि जो माँ खाएगी वही बच्चे के सेहत के लिए, बच्चे की सेहत बढ़ने के लिए यूज होता है, इसलिए नहीं करना है। खाते समय नो टीवी, नो मोबाइल, लैपटॉप वगैरह कोई भी स्क्रीन सामने माँ ने नहीं रखना है। अगर वैसा करेगी तो जो वो देखेगी स्क्रीन पे वही बच्चे के शरीर के अंदर, वही विचार बच्चे के दिमाग के अंदर माँ के पेट में जाने वाले हैं, इसलिए ये सब स्क्रीन के सामने नहीं रखना है। खाना खाते समय कोई तनाव नहीं होना चाहिए, तनाव के साथ खाना खाएगी तो भी बच्चे के दिमाग में उसका असर पड़ता है, बच्चा टेंशन वाला बच्चा आगे पैदा हो सकता है। और आंगनवाड़ी सेवा का लाभ हमें लेना है, क्योंकि आंगनवाड़ी में से माँ के लिए THR यानी कि टेक होम रेशन डाइट मिलता है, गोलियाँ मिलती है, जिससे माँ की सेहत भी अच्छी रहती है और बच्चे का जो बढ़ना चाहिए, जो बच्चा एक कतरे से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन 270 दिन होने के बाद बच्ची में जब उसका बर्थ होता है तो वो 2500 ग्राम कम से कम नॉर्मल बच्चा होता है। 270 दिन में इतनी बढ़त होती है तो उसके लिए जो भी खाएंगे, जो पढ़ेंगे, जो सोचेंगे, वही उसका पूरा असर 1000 दिन में बच्चे के ऊपर होता है। नेक्स्ट, ये थर्ड यानी कि लास्ट 90 डेज, तीसरी तिमाही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वापिस, क्योंकि बच्चा काफ़ी बढ़ चुका होता है अंदर, उसको कुछ अंदर बीमारी है क्या, उसका भी सोनोग्राफी वगैरह से पता चलता है। हेल्थ चेकअप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। देन खून प्रेशर की जांच से उसको डायबिटीज है क्या, ब्लड प्रेशर है क्या, और कोई बीमारी है क्या, उसका पता चलता है, वो भी करना पड़ता है। आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ जो सेकंड तिमाही में चालू की है वो चालू ही रखना है, क्योंकि बच्चे का खून बच्चे की सेहत और माँ की सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। घर का पौष्टिक खाना, यहाँ पर हम घर का बोल रहे हैं, वापिस होटल का बाहर का खाना नहीं, कोई मैदा का वगैरह या जंक फूड खाना नहीं है। और C विटामिन की गोलियाँ यहाँ पर थर्ड तिमाही में ऐड की जाती है, जिससे कि उसका जो बच्चे का बोन अंदर तैयार होते जा रहा है, बच्चे की हड्डियाँ अंदर बन रही है माँ की पेट में, वो सेहतमंद बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, इसके लिए विटामिन C की गोलियाँ भी तीसरी तिमाही में दी जाती है। नेक्स्ट, वापिस तनाव मुक्त भोजन, खाना खाते समय टीवी, मोबाइल, कोई स्क्रीन नहीं चाहिए, दोपहर का आराम करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट 90 डेज में जचकी का नियोजन हमको यहाँ पर करना है कि जचकी कहाँ पर होगी, कौन करेगा, जचकी के लिए कैसे जाएंगे, साथ में कौन जाएगा, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, अगर खून की ज़रूरत पड़ी टाइम पे तो खून कौन देगा, माँ का ग्रुप कौन सा है, उसके ग्रुप वाले अपने सोसाइटी में घर में कौन है, और खून देने के लिए कौन रेडी है, ये सब प्लानिंग के लास्ट 90 डेज में अगर हम करेंगे तो जचकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करना, वापिस वो अबॉर्शन जैसे या खून बहना वगैरह ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ये सब अवॉइड करने के लिए एक ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करना है और आंगनवाड़ी की जो सर्विसेज है उसका लाभ हमेशा उठाते रहना है जचकी तक। नेक्स्ट, ये
प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था यानी कि हमको बच्चा कब होने देना है इसका भी प्लानिंग करते हैं। आजकल तो बहुत सारे एजुकेटेड फैमिली में होता है, मैरिज कब करना है, पहला बच्चा कौन से साल में करना है, दूसरा कब करना है, कितना डिस्टेंस हो बच्चों में रखना ये होता है, तो ये भी प्लानिंग कर सकते हैं। हेल्दी फूड माँ को खाना है, फोलिक एसिड की टैबलेट लेना है, एक्टिव रहना है, हमेशा सोते नहीं रहना है। माँ ने हमेशा प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना चाहिए। अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिन्स वगैरह, ये इसको हमको अवॉइड करना है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, जैसे कि टीबी की बीमारी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर घर में कोई टीबी का पेशेंट है, घर के आजू बाजू में टीबी का पेशेंट है और उस घर में ये प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसकी टीबी एक प्रेग्नेंट वुमन को हो सकती है। उसका बीमारी का बड़ा बुरा असर बच्चे की सेहत पे हो सकता है, अबॉर्शन या बच्चे की डेथ तक या माँ की डेथ तक भी जा सकता है। इसलिए एक टीबी का जैसे इन्फेक्शन का आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन है, गैस्ट्रो है, कोलेरा है, टेटेनस है, डिप्थीरिया है, गला घोटू बीमारी बोलते हैं वो है, वो सब हमको अवॉइड करना है। यानी कि ऐसा अगर कोई पेशेंट सोसाइटी में आजू बाजू में है तो उसके संपर्क में नहीं रहना है। और कुछ डाउट आता है कि कुछ हमको हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से इलाज करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट, गर्भावस्था में टीडी वैक्सीन का मैं बताया कि 2 वैक्सीन के डोज लेना होते हैं, मुफ्त में मिलते हैं। नर्स कॉर्पोरेशन की नर्स या गवर्नमेंट का ग्रामीण एरिया में नर्स या अपने हेल्थ सेंटर में ये सब वैक्सीन मुफ्त दिया जाता है। मिनिमम 4 हेल्थ चेकअप कम से कम 4 बार गरोदर महिला की तपासनी होनी चाहिए। टोबैको, अल्कोहल वगैरह ये नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन तम्बाकू खाती है तो उसको उससे हमको रोकना है, परावृत करना है। ओरल हेल्थ, उसके माँ की मुख की जो स्वच्छता है उसके बारे में 2 बार आप ब्रशिंग करो वगैरह ये सब उनको बताना है। इमोशनल हेल्थ के लिए कोई टेंशन ना हो माँ को, उसको बताना है। और स्टोरी बुक का अच्छी किताबें पढ़ने के लिए उसको परावृत करना है, प्रवृत्त करना है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन का प्रेगनेंसी में क्या इम्पोर्टेंस है यहाँ पर देखेंगे कि ब्रेन डेवलपमेंट और बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट, जो एक खतरे से बेबी का डेवलपमेंट शुरू होता है तो जब बच्चा जन्म लेता है तो कम से कम 350 ग्राम का उसका ब्रेन होता है, अपना मेंदू होता है। और पूरा जिंदगी अगर मेंदू के ऊपर चलता है तो न्यूट्रिशन के बिना ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप नहीं होता है। अच्छी न्यूट्रिशन रहेगी तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा। न्यूट्रिएंट्स नीडेड, ये डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या क्या लगते हैं, ये है आयरन है, प्रोटीन है, कॉपर, फोलिक एसिड, जिंक है, आयोडीन है, फैट है, ये सब माँ को मिलना चाहिए। इसके लिए उसका डाइट बहुत सेहतमंद होना चाहिए, ये हमको देखना है। मदर्स डाइट, यानी कि मदर जो खाएगी वही बच्चे का डाइट होता है। मम्मी के पास से उसको बच्चे को सब मिलता है, इसलिए मदर का डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और बेबी का फिजिकल ग्रोथ, यानी कि 1 कतरे से 2.5 किलो तक जो अंदर ग्रोथ होता है पूरा न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मदर का न्यूट्रिशन जो हमें देगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, पुअर न्यूट्रिशन, अगर अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मदर को ना मिला, खाना बना कर उसका केयर नहीं किया गया है तो ये इतनी सारी डिफिकल्टी हो सकती है। पहला है तो लो बर्थ वेट बेबी, यानी कि 2500 ग्राम से कम उसका वजन हो सकता है। हम यहाँ पर ग्राम में बात कर रहे हैं, 2.5 किलो नहीं बोल रहे, ग्राम में, इसलिए कि जो बच्चा आने वाला है वो हमारा सोना है, गोल्ड है। गोल्ड आप किलो में नहीं गिनते, ग्राम में गिनते हैं, इसलिए बच्चे का वजन ग्राम में किया जाता है। लो बर्थ यानी कि बच्चे का वजन कम हो सकता है, 2 किलो से कम हो सकता है, फिर उसको वो आईसीयू में रखना पड़ता है, बाकी के सब प्रॉब्लम आगे शुरू हो जाते हैं। बर्थ डिफेक्ट्स, जैसा अभी बताया कि अंधा, लूला, गूंगा, लंगड़ा, लूला, कुछ भी हो सकता है बच्चे का न्यूट्रिशन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो। डेवलपमेंटल डिलेज, यानी कि बच्चे का ग्रोथ डिलीवरी के बाद भी अच्छा नहीं होता है। 2 साल का बच्चा आपको 1 साल का ही लगेगा,
10 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे जैसी बातें करेगा उसको उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसलिए ये न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा होना जरूरी है। डिसेबिलिटी मतलब कोई भी अपाहिज बच्चा ये न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा तो पैदा होता है, और बहुत ही न्यूट्रिशन अगर खराब हो तो बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है। फिर हम बोलते हैं कि 1000 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ, 1200 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ, या पैदा होते ही मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, तो इसका निदान ये है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन बिफोर लेबर। अभी हमने ये माँ ने क्या करना चाहिए न्यूट्रिशन का हमने देखा, लेकिन लेबर यानी कि बच्ची के पहले हमको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, वो फैमिली को, सोसाइटी ने उसके लिए क्या सपोर्ट करना चाहिए, वो हम देखेंगे। अवॉइड प्लान ऑफ होम डिलीवरी, घर में डिलीवरी नहीं करना है, क्योंकि जितने प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद डिलीवरी में होते हैं और जितने डेथ बच्चों के होते हैं, उसमें से 80% डेथ पहले 48 घंटे में होते हैं। तो 48 घंटे माँ और बच्चा हॉस्पिटल में रहेंगे, डिलीवरी हॉस्पिटल में होगी, और तज्ञ डॉक्टर के मार्फत या तज्ञ नर्स के मार्फत डिलीवरी होगी, तो जो प्रॉब्लम होने वाले हैं, बच्चे की डेथ होने वाली है या माँ की डेथ हो सकती है, ये सब हम अवॉइड करने में उसकी मदद होती है। अवॉइड स्ट्रेस, ये डिलीवरी के टाइम में माँ को कोई टेंशन ना हो, उसके लिए भी उसको मतलब वो हमेशा खुश रहे, इसके लिए बढ़ावा देना है। प्लान एंड डिसाइड प्लेस ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी कहाँ करना है, आपको प्लानिंग के बारे में बताया कि ये पूरा प्लानिंग करना है। सेलेक्ट एंड काउंसिल बर्थ कंपेनियन, ये बर्थ कंपेनियन गवर्नमेंट ने नया ये स्कीम लाया है। बर्थ कंपेनियन यानी कि डिलीवरी में जब डिलीवरी के लिए माँ टेबल पे जाएगी तो उसके बाजू में घर का या उसके पहचान वाला कोई रिलेटिव वाला कौन बैठेगा, जो उसका हमेशा हौसला देकर बढ़ाते रहेगा, उसको डराएगा नहीं और उसको खुश रखेगा ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो। क्योंकि बहुत बार डिलीवरी टेंशन होने की वजह से डिलीवरी जल्दी नहीं होती है, और ये बर्थ कंपेनियन अलाउड करना चाहिए हर जगह, ये गवर्नमेंट ने नियम बनाया है। और ये बर्थ कंपेनियन कौन बन के जाएगा, इसका प्लानिंग भी पहले करा लेना चाहिए कि कौन जाएगा उसके साथ में। उसका डिलीवरी 6-7 घंटे लगता है वहाँ पर, तो उसके साथ में कौन बैठेगा, उसको कौन हौसला देगा, उसके साथ कौन बातचीत करेगा, ताकि उसको कोई टेंशन ना हो। प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट, जाएंगे कैसे, ब्लड खून की तैयारी वगैरह कैसा करेंगे, वो कैसा बताएंगे, वो भी प्लानिंग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट, इस तैयारी में एक आता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जब रजिस्ट्रेशन होता है उसी दिन नर्स बता देती है कि तुम्हारी डिलीवरी 9 महीने के बाद ये तारीख को होने वाली है। महावारी की तारीख से ये कैलकुलेशन किया जाता है 270 डेज का, और वो डेट ऑफ डिलीवरी बता दिया जाता है। उसमें 7-8 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। देन अवॉइड मेडिसिन टू स्पीड अप लेबर। आजकल हॉस्पिटल में डिलीवरी जल्दी हो जाना चाहिए, माँ को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पेनलेस डिलीवरी होनी चाहिए जैसा यहाँ पर बताया। तो इसके लिए कोई रिलेटिव ही फोर्स करते हैं या सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा 7-8 घंटे नहीं रुकने का है, जल्दी डिलीवरी होनी चाहिए, इसके लिए कोई इंजेक्शन लगा के डिलीवरी करा दो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि इससे माँ के जो हार्मोन्स होते हैं वो बच्चे के हार्मोन, इसके ऊपर असर पड़ता है, और दोनों का भी सेहत के लिए ये बुरी बात है। देन अवॉइड इलेक्टिव लेबर इंजेक्शन, यानी कि भाई इंजेक्शन दो और जल्दी डिलीवरी करा दो, ये भी अवॉइड करना है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन क्लॉथ्स वगैरह, इसकी तैयारी पहले से करके रखनी है घर में। इसके लिए नर्स वगैरह वो सब आपको एडवाइस कर सकते हो माँ को, तो उसका भी लाभ हमको उसको लेना है। नेक्स्ट, लेबर में जब माँ लेबर के टेबल पर जाती है, वहाँ पर डिलीवरी होने वाली है, कीप मदर एंड बेबी टुगेदर। डिलीवरी होने के बाद माँ और बच्चे को साथ में रखना है, क्योंकि वो बॉन्ड डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल बॉन्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। माँ का दूध ज़्यादा आए, माँ को दूध का बढ़ावा मिले, उसका इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़े, इसके लिए इसका जरूरी होता है।
ब्रेस्ट फीडिंग पहले 30 मिनट्स में, डिलीवरी होने के बाद पहले आधे घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना चाहिए, क्योंकि पहला गाढ़ा चीक का जो दूध होता है वो बच्चे का पहला टीका होता है, उससे उसको ज़िंदगी भर की इम्यूनिटी मिलती है। पहले दिन माँ को सिर्फ 20 ml मिल्क आता है और बच्चे के पेट का कैपेसिटी भी उतना ही होता है, 2 या 4 ml एट ए टाइम एक टाइम में वो ले सकता है, और वो 20 ml में पूरा उसका दिन निकल जाता है और पूरा ज़िंदगी भर का इम्यूनिटी वहाँ से उसका शुरुआत होता है। कोविड में हमने देखा इम्यूनिटी कितना इम्पोर्टेंट है, तो उस इम्यूनिटी की, उस प्रतिकार शक्ति की शुरुआत यहाँ से होती है। मिनिमम हैंडलिंग ऑफ बेबी बाय रिलेटिव, बच्चा होने के बाद कोई भी आता है, हाथ लगाता है, देखता है, घर वाले आते हैं, रिलेटिव आते हैं, ये सब हमको अवॉइड करना है, क्योंकि हमारे हाथ इतने साफ नहीं होते। या हमने कोविड में देखा है, जो बीमारी के जंतु हमारे हाथ पर हो गए, जो हमारे साथ से बच्चों को कोई बीमारी मिल सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलिंग नहीं होना देना चाहिए। अगर हैंडलिंग किसको घर वालों को करना भी है तो हैंड वॉशिंग, नॉट टू टच बेबी विदाउट हैंड वॉशिंग, अच्छे हाथ धोए बिना साबुन से किसी ने भी बच्चे को टच नहीं करना है, क्योंकि पहले 9 महीना वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड था अंदर माँ के पेट में। बाहर आया और उसको हमने इंजेक्शन देना चालू कर दिया तो वो बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और इसमें काफ़ी बच्चों की निमोनिया होके या गैस्ट्रो ऐसी बीमारी होके, जुलाब शुरू होके डेथ पहले 48 घंटे या पहले 1 हफ्ते में होती है, इसलिए ये नहीं करना है। कांगारू मदर केयर, कांगारू ये प्राणी आप सब ने पिक्चर में देखा है, चित्र में, वो अपना बच्चा पेट से लगा के रखता है पेट के पिछले में, वैसा ये कांगारू मदर केयर हॉस्पिटल में किया जाता है। बच्चा जैसा ही पैदा होता है उसको माँ के पेट पे रख दिया जाता है कांगारू जैसा, और वो खुद पीना शुरू कर देता है। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे साइकोलॉजिकल बॉन्ड बढ़ता है माँ और बच्चे के बीच में। माँ को दूध ज़्यादा अच्छी तरह से आता है और दूध की कमी नहीं होती है। ये कांगारू मदर केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर लोगों को वगैरह सबको सिखाया गया है और ये करना जरूरी है। देन नो बात टू बेबी, बच्चे को नहलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही कहीं भी गंदगी से नहीं आया है और बिल्कुल साफ सुथरे जगह से, बिल्कुल अच्छी जगह से आया है कि जहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, इसलिए नहलाना नहीं है। नहलाने के बहुत दुष्परिणाम हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से डेथ तक बांधा जा सकता है। इसको बच्चे को नहलाना नहीं है, सिर्फ पोंछ लेना है और उसके बाद उसको लपेट के रखना है कपड़े में। नेक्स्ट, रैपिंग ऑफ द बेबी इन क्लीन क्लोथ्स, क्योंकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, बच्चे का टेम्परेचर माँ की पेट में 38 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री ज़्यादा होता है और वो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा बच्चे का तो उसकी सेहत के लिए वो बहुत बुरा होता है। और इसके लिए अब हम वो जब बोलते हैं कि बच्चा कम दिन का पैदा हुआ तो उसका बॉडी टेम्परेचर कम होता है, इसलिए उसको लाइट में रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर देना बहुत ज़रूरी होता है। स्टे इन हॉस्पिटल फॉर मिनिमम 48 आवर्स, कम से कम डिलीवरी होने के बाद 48 घंटा हॉस्पिटल में रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों को होता है या माँ को कोई ब्लीडिंग का वगैरह कोई प्रॉब्लम होता है तो वो सुलझा जा सकता है, उसको ट्रीटमेंट हो सकता है और माँ और बच्चे का दोनों का भी जान को कोई खतरा नहीं होता है। चेक फॉर बर्थ डिफेक्ट, जैसा बच्चा जन्म लेकर बाहर आता है तो ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है और ये लोग डॉक्टर लोग करते हैं कि उसको कोई डिफेक्ट है क्या, हाथ ठीक से है क्या, पैर ठीक से है क्या, जहाँ से पेशाब होती है, जहाँ से मोशन होता है वो सब जगह ठीक है क्या, ये डॉक्टर लोग देखते हैं और ये डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। 0 डोज वैक्सीनेशन, यानी कि पहले दिन में जो टीके लगाए जाते हैं हॉस्पिटल में, वो टीके टीबी का होता है आपका, वो सब डॉक्टर लोगों का जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ इतना है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में हो तो ये सब चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हॉस्पिटल के नर्स डॉक्टर बिल्कुल करते हैं। और ये 0 डोज को जो पोलियो वगैरह पहले दिन देना पड़ता है, ये सब टीके वहाँ पर दिए जाते हैं। कीप बेबी वार्म, यानी कि बच्चे को उष्ण एरिया में गर्म रखना है ताकि उसकी
टेम्परेचर डाउन ना हो। टेम्परेचर अगर डाउन होती है तो उसकी सेहत के लिए बहुत बुरा होता है। टेक बर्थ वेट ऑफ द बेबी, ये वजन लिया ही जाता है हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। घर में डिलीवरी इसीलिए ना होते हैं क्योंकि ये सब हॉस्पिटल में हो सकता है, घर में नहीं होता है, और क्या प्रॉब्लम आगे हो सकता है घर में कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। देन एडिक्वेट रेस्ट ऑफ द रेस्ट टू द मदर, डिलीवरी के बाद माँ को पहले 48 घंटे एडिक्वेट रेस्ट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अभी देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फायदे हैं। हमने देखा कि पहले के 30 मिनट में उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना चाहिए ताकि उसका ज़िंदगी भर का इम्यूनिटी का शुरुआत यहाँ से होता है। अगर पहले दिन का दूध फेंक दिया जाए, उसको नहीं मिले, तो उसका इम्यूनिटी ज़िंदगी भर के लिए थोड़ा डाउन रहता है। तो बेबी का पहला टीका होता है। नेचर का ये सबसे सुपर फूड है, इससे बड़ा कोई फूड इन नेचर में भगवान ने अब तक बनाया नहीं है। उसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने आयरन देखा, कैल्शियम देखा, फोलिक एसिड देखा, वो सब वो मिल्क में होता है, वो माँ की तरफ से बच्चों को मिलता है। देन बेटर मेमोरी टू बेबी, ये पहले दिन का और दूसरे दिन का दूध, माँ का दूध बेबी का मेमोरी अच्छा होने के लिए बहुत ज़रूरी है। बेबी का IQ बढ़ाने के लिए कि वो कितना इंटेलिजेंट होगा, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी टू बेबी, देन पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये पहले 6 महीने करना है। स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विदिन 30 मिनट, ये हमने देखा है। और बाहर का कुछ भी देना नहीं है, हनी देना नहीं है, कुछ शुगर देना नहीं है, पानी देना नहीं है, कुछ नहीं देना है। नेक्स्ट इसके बाद ये माँ के दूध तक हमने देखा। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, बाकी का बाहर का खाना बच्चों को देना है, उसके बाद को देख लेंगे। एक फीडिंग 6 महीना होने के बाद, यानी कि बच्चे का 180 डेज का उम्र होने के बाद हमको चालू करनी है, उसके पहले नहीं करनी है। और कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक ये ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है। और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, बाहर का जो खाना देंगे इसमें ये होना चाहिए, तो सेमी सॉलिड होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा जाड़ा नहीं, बच्चा जिसको डाइजेस्ट कर सके ठीक से वो देना है। और घर वाले जो खाते हैं वही देना है, ताकि वो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा हो। लेस साल्ट और लेस शुगर, बोले तो साल्ट और शुगर ज़्यादा बच्चे को देना नहीं है, क्योंकि उसका साल्ट शुगर कंजम्पशन का, उसका डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है वो उतना डेवलप हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट एक फीडिंग कितना देना है, तो बच्चा जब 6 महीने से होगा तो 9 महीने तक उसको 2 से 3 बार दिन में देना है। 9 महीने से 12 महीने तक 3 से 4 बार देना है। 12 महीने के बाद का अगर बच्चा हो तो 5 बार देना है। इसमें फॉर्मूला फीडिंग देना नहीं है, बॉटल फीडिंग नहीं करना है, आपको जंक फूड नहीं देना है, तो इसकी केयर देना है तो बच्चे की सेहत अच्छी रहेगी। इससे बच्चे का डायरिया, डिसेंट्री, ये जो बीमारियाँ बताई है, एक्टिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, निमोनिया है, इससे बचाव होगा। और ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो जैसे टीकाकरण का अगली स्लाइड में देखेंगे, ये बीमारी ना हो इसलिए टीकाकरण के जो डिसीजेस है वो भी इससे नहीं होते हैं, और इसका पूरा प्रतिबंध हम 2 साल में कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन में प्रेग्नेंट वुमेन को हमने 2 इंजेक्शन देने के लिए बताया है। बच्चे के लिए ये इतने सारे टीबी से लेके तो डिप्थीरिया तक इतने सारी बीमारियां प्रिवेंट करने के लिए, ये बीमारी जो बच्चों को दूर रखने के लिए ये सब टीके दिए जाते हैं। पहले दिन से टीके देना शुरू होता है, तो टीके देने के लिए ये माँ को और घर वालों को प्रवृत्त करना, उनको एडवाइस करना, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये कॉम्प्रहेंसिव पैकेज में उनको फैमिलीज को एजुकेट करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मदर्स को सबको बताना चाहिए कि 6 महीना सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना है, बाकी दूसरा कोई बच्चों को देना नहीं है। और ये जो बाकी के नीचे गवर्नमेंट प्रोग्राम है, IYCF, ग्रोथ मॉनिटरिंग, एक्सपांड इम्यूनाइजेशन कवरेज, ये हम डॉक्टर लोगों को सिखाते हैं, उनकी तरफ से किया जाता है। हमको सिर्फ ये ऐसा फैसिलिटीज मुफ्त में उपलब्ध है, ये लोगों को बताना। नेक्स्ट
हैंड वॉशिंग का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कोविड में हमने ये देखा कि हैंड वॉशिंग का कितना इम्पोर्टेंट था। फूड सप्लाई लो कॉस्ट में अगर हर फैमिली को मिले तो कोई माँ भूखी नहीं रहेगी, तो बच्चा भी अच्छा रहेगा। ICDS यानी कि आंगनवाड़ी के सर्विसेज का हमको फ़ायदा लेना है। नॉलेज एंड डिमांड फॉर सर्विसेज कम्युनिटी से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन करने के लिए कैंप लगाया जाता है लेकिन कोई आता नहीं है। तो डिमांड कम्युनिटी से होना चाहिए कि हमारे एरिया में कैंप लग जाए, तो बच्चे का सेहत, माँ का सेहत के लिए तो कैंप का हम फायदा उठा सकते हैं। और बिल्ड कैपेबिलिटीज ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स, यानी कि डॉक्टर से लेके आशा वर्कर तक, आंगनवाड़ी तक को पढ़ाना चाहिए, उनको जो नॉलेज बढ़ाना चाहिए वो गवर्नमेंट कर ही रहा है, तो वो उनका जिम्मेदारी है और उनको पढ़ाया और सिखाया जा रहा है। बस आज के इसमें 1003 के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में इतना ही बताना था। अगर आपको कुछ इतना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आपने जो सुन लिया उसके लिए।